गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हाँ जी, ऐसे काफ़ी टाइम हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अपने क्लास रेगुलर नहीं हो पाई थी। अपने प्लांट रिप्रोडक्शन चल रहा था। प्लांट रिप्रोडक्शन यानी प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन कैसे होता है कैसे नहीं होता उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास तक मैंने आपको बता दिया था कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, पुष्प जो होते हैं, उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, या मैं कहूं कि लघु बीजाणुधानी जो है उसका विकास कैसे होता है। अगर कोई बच्चे को अगर नहीं है, अगर किसी बच्चे ने ये टॉपिक अगर नहीं स्टडी किया तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो को आप यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, और उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने आज का जो टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर अपने बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है, या फिर अपने बात करते हैं लघु बीजाणुधानी जो होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फ्लावर जो होता है, इस फ्लावर के अंदर ये क्या मिलते हैं आपको, स्टेमन या पुंकेसर मिलते हैं। ठीक है, इस स्टेमन या पुंकेसर के अंदर ये वाला जो भाग था, ये वाला पार्ट है, उसको आप क्या बोलते हो, एंथर या परागकोश कहते हैं इसे। अब इस एंथर या परागकोश का मैंने ऐसे सेक्शन कटिंग किया, सेक्शन कटिंग करते हैं, अनुप्रस्थ काट काटेंगे, तो इसको काट के अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको 4 चैम्बर दिखाई देते हैं, स्मॉल चैम्बर्स, और इन चैम्बर को आपने क्या बोला था, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इन्हीं के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनते हैं। इसी वजह से इनको नाम दिया गया है माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी। चूंकि बाद में थोड़े समय बाद इसी के अंदर जो लघु बीजाणु है वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पराग कणों में, या माइक्रोस्पोर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए लघु बीजाणुधानी को बाद में जब ये एंथर या परागकोश परिपक्व यानी मैच्योर हो जाता है, उस वक्त इनको क्या बोला जाता है, बाद में पोलन सैक और पराग पुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग पुट्टी। बट अपने तो क्वेश्चन एक ही बनता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके कौन से भाग होते हैं, इनके बारे में। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कैसे बनती है, इस लघु बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है, वो मैंने आपको मेरी क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है, इसकी स्ट्रक्चर, यानी यहाँ से अपने अगर इस डायग्राम को यहाँ से जूम करके देखेंगे तो आपको कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, क्या चीजें दिखाई देती है, उन सब चीजों के बारे में आप अपने यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा, कोई भी माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, सबसे पहले तो मैं पहले उसी का सेक्शन कटिंग बनाता हूं छोटा सा, इस तरीके से अपने बात करते हैं। ये है जी एंथर, और एंथर के अंदर ये आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती है। परागकोश के अंदर आपको ये लघु बीजाणुधानी यहाँ पर दिखाई देती है। अब इस एक की संरचना के बारे में अगर आपको पढ़ना है, इसकी संरचना के बारे में आपको स्टडी करनी है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको स्ट्रक्चर के डिस्कस करते हैं। बेसिकली बेटे, कोई भी लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया के 2 भाग होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया हैव ओनली 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज एंथर वॉल एंड द सेकंड इज स्पोरोजीनस टिश्यू। पहला भाग कौन सा होता है इस माइक्रोस्पोरेंजिया का, पहला भाग होता है पराग भित्ति बोलते हैं उसको, दूसरा होता है बीजाणुजन उत्तक। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, दोबारा से इसी टॉपिक पे आते हैं, इसी डायग्राम में आते हैं।
देखिए अगर आप इसी पार्ट को यहां से ऐसे थोड़ा जूम करके अगर स्टडी करते हैं, अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, इस तरीके से ये वाला पार्ट है। बस इस पार्ट को मैंने जूम करके यहाँ पे ऐसे बना दिया, एक सिंगल पार्ट को, क्योंकि इस एंथर में आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी दिख रही है। आपको सिर्फ एक की स्टडी करनी है, क्योंकि चारों एक जैसी, सीधी सी बात है, तो एक की स्टडी करेंगे ना अपने। 1 मिनट होल्ड रखिए आप, 1 मिनट। ओके, देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी जो होती है, इसके अंदर देखिए एंथर वॉल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, पराग भित्ति कैसी होती है। देखिए सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं कि आपको पता है प्लांट जो है, प्लांट के जितने भी जमीन के बाहर वायवीय भाग होते हैं या एरियल पार्ट्स होते हैं, जैसे आपकी बॉडी की स्किन है, वैसे ही आपको प्लांट के हर एक पार्ट में आपको बाहर की तरफ क्या मिलेगी, एक एपिडर्मिस मिलती है। इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, एक सिंगल लेयर की एपिडर्मिस यानी अधिचर्म की लेयर मिलती है या अधिचर्म की परत मिलती है। एक कोशिकीय परत होती है सबसे बाहर वाली, अधिचर्म या एपिडर्मिस, ठीक है। अब सबसे प्रोटेक्टिव है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर इस त्वचा का पहला सबसे मेन जो फंक्शन है वो ये ही होता है कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। वैसे ही ये जितनी भी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम, सबसे पहले सुरक्षा देने का काम कौन करता है, ये अधिचर्म कहती है। इसका एक मेन ही फंक्शन है कि प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करना। इसकी ये सिंगल लेयर है और सिंपल लेयर आपको मिलेगी कोशिकाओं की। इसकी सेल स्टार्टिंग में तो थोड़ी गोल शेप में होती है, राउंड शेप में होती है, गोल होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ये डेवलप होती है वैसे वैसे ये सेल्स कैसी हो जाती है, थोड़ी सी लंबी, लॉन्ग, चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसके बाद में क्या आता है, थोड़े से लार्ज साइज की सेल्स आपको मिलेगी इस तरीके से अंदर की तरफ, वो भी एक सिंगल लेयर में आपको मिलती है। और पैरेनकाइमेटस यानी मृद उत्तक कोशिकाएं होती है सारी की सारी, आप 11th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसे कुछ। देखिए तो ये यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, एक सिंगल लेयर अंदर की तरफ, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर आपको एक सिंगल लेयर और मिलती है। ठीक है, इस लेयर को बोला जाता है एंडोथीसियम, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतस्थीसियम। दूसरी परत को क्या बोला जाता है, सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम बोलते हैं। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, अभी बताते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब सेल स्मॉल साइज की होती है, जैसे जैसे इस एंथर का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उस वक्त तो इनके अंदर क्या मिलता है आपको, एक सिंगल केंद्रक यानी सिंगल न्यूक्लियस एक केंद्रक मिलता है। लेकिन कुछ सेल्स में बाद में क्या हो जाता है, इनका साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है, कुछ कोशिकाओं में आपको एक से अधिक 2 केंद्रक भी मिल सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन सेल्स का जो साइज है वो साइज इस एपिडर्मिस यानी ये अधिचर्म जो है इसकी कोशिकाओं से थोड़ा सा अधिक होता है। अब मैं अगर इस एक कोशिका को बाहर की तरफ निकाल के अलग से देखूं, मान लो ये कोशिका है कौन सी, अंतस्थीसियम कोशिका है, और इसकी ये सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये इसकी कोशिका भित्ति है। इसके अंदर अपने बात करते हैं यहां पर कि इसकी जो सेल वॉल है इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, इस एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम की सेल वॉल में आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको कंपाउंड मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला कंपाउंड है वो इसकी सेल वॉल में यानी इसकी कोशिका भित्ति में मिलने वाला वो है अल्फा सेलुलोज। क्या मिलता है, अल्फा सेलुलोज, जो कि एक शुगर है, वो आपको मिलेगी। अब ये इसकी खास बात क्या होती है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, या हाइग्रोस्कोपिक बोले
हिंदी में बोलते हैं आर्द्रताग्राही, जो इन्वायरमेंट से वाटर की ड्रॉपलेट को या जल की बूंदों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता वाली होती है, वो होती है। ये जल की बूंदों को अवशोषित कर सकती है वातावरण से, ठीक है। अब अल्फा सेलुलोज की वजह से ही क्या होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है इसकी सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति इन कोशिकाओं की, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं ये वाला जो रीजन है, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, यानी जहां पर ये जो दोनों के बीच का रीजन है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया या दो लघु बीजाणुधानी के बीच में ये जो थोड़ा सा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग में मैं इस भाग को यहां पर बना रहा हूं थोड़ा सा इस तरीके से। यहां पर क्या होता है, ये एंडोथीसियम की कोशिकाएं थोड़ी सी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी यहां पर कोशिकाएं तो यही है, सेल्स भी वही है, लेकिन यहां पर इस क्षेत्र में क्या हो जाता है कि इनकी सेल वॉल में अल्फा सेलुलोज का कंटेंट कम होता है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ड्राई हो जाती है जल्दी सी, और ड्राई हो जाने की वजह से ये जो एंथर है वो ब्रेक हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब तक ये ग्रीन रहेंगे, येलो रहेंगे, ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही ये एंथर मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, इन फ्लावर्स के अंदर, इस एंथर के अंदर परागकोश में परागकण बन जाएंगे। तो आपको पता है परागकण या पोलन ग्रेन्स एनवायरनमेंट में ऐसे रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जो परागकोश है परिपक्वता के बाद फट जाता है, या एंथर जो होते हैं जब मैच्योर हो जाता है तो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसको यहाँ पर बायोलॉजी में एक टर्म यूज में ली जाती है जिसे बोलते हैं एंथर डेहिसेंस, या परागकोश स्फुटन बोलते हैं, परागकोश का फूट जाना। और जब परागकोश फूटता है या उसका डेहिसेंस होता है, उस डेहिसेंस में कौन हेल्प करता है, ये जो सेल्स हैं, कौन सी, एंडोथीसियम की सेल्स, कहां वाली, इस रीजन वाली, यहां वाली, ये सेल्स क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है इनकी सेल वॉल्स, और ब्रेक होते ही ये एंथर क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। इसी को एंथर डेहिसेंस बोलते हैं, एंथर का फट जाना, या परागकोश स्फुटन कहा जाता है, ठीक। तो इस परागकोश स्फुटन में कौन हेल्प कर रहा है, ये एंडोथीसियम हेल्प कर रही है। इसी वजह से एंडोथीसियम का सेपरेटली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम का मुख्य कार्य क्या होता है। एक ही आंसर लिखना है आपको, एंथर डेहिसेंस, परागकोश के स्फुटन में हेल्प करती है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने, ये जो रीजन है जहां पर ये एंडोथीसियम की सेल जो है, सेल वॉल की थोड़ी थिन हो जाने की वजह से, कोशिका भित्ति की पतली हो जाने की वजह से यहां पर थोड़ी सी थिन लेयर बन जाती है। इसी रीजन को क्या बोला जाता है, स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इन रीजन की जो कोशिकाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, स्टोमियम, या हिंदी में बोला जाता है, आपके नेम आता है अस्थिल कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको, अस्थिल कोशिकाएं। एक्चुअल में एंडोथीसियम की यही वो कोशिकाएं हैं, एंड स्टोमियम या अस्थिल कोशिकाएं, जो क्या करती है, एंथर डेहिसेंस में हेल्प करती है, ठीक है जी। ये तो था जी मेन कौन, एंडोथीसियम, या सेकंड जो वॉल थी, सेकंड लेयर थी, वो थी आपकी अंतस्थीसियम। नेक्स्ट आती है सेकंड वॉल, थर्ड वॉल के बारे में बात करते हैं बेटे। थर्ड वॉल के बारे में बनाने से पहले मैं अंदर की तरफ कुछ और बना देता हूं। देखिए थर्ड जो वॉल है उसके अंदर क्या मिलती है आपको, बहुत सारी सेल्स की लेयर मिलती है। इस तरीके से 3 से 5 लेयर हो सकती है, 3 to 5 लेयर्स ऑफ सेल्स, वो भी इस तरीके से, ठीक है। ये सेल्स की कुछ लेयर है। सारी की सेल्स कौन सी है, सारी की सारी सेल पैरेनकाइमेटा सेल्स है, मृदुत्तक कोशिकाएं हैं। आपको 3 से 5 लेयर मिलती है ऐसी। सभी सेल्स कैसी होती है, इंग्लिश में यूनिन्यूक्लिएटेड, हिंदी में एक केंद्र की बोला जाता है, ऐसी सेल्स होती है सारी की सारी।
इन सभी लेयर को, इस सभी परतों को बोला जाता है मिडल लेयर्स। क्या बोलते हैं? मिडल लेयर या मध्य परतें। मध्य परतें कहा जाता है, मिडल लेयर बोलते हैं इन सबको। ठीक है, अब ये जो मिडल लेयर है यानी मध्य परतें जो है वो क्या करती है, अभी बताऊंगा बेटे, फंक्शन अभी नहीं डिस्कस कर रहा है। एक बार अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर, 3 लेयर हो गई, 3 से 5 लेयर होती है मिडल लेयर यानी मध्य परतें। इसके बाद में अंदर की तरफ आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है इस माइक्रोस्पोरेंजिया की या लघु बीजाणुधानी की, जो सबसे महत्वपूर्ण जो परत होती है, सबसे आंतरिक परत, उसके बारे में मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूं यहां से, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मैं माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बता रहा हूं और कहां बता रहा हूं। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे। ये जी सबसे अंदर वाली लेयर है इस माइक्रोस्पोरेंजिया की। इस सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है टैपिटम। टेपिटम बेटे, मैंने इसको हिंदी में ही ऐसे डायरेक्ट ट्रांसलेट करके टेपिटम लिखा, वैसे इसको पोष उत्तक भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन आपको बहुत कम, रेयर चांसेस है कि आपको इसका हिंदी में वर्ड मिले पोष उत्तक। टेपिटम ही लिखा आता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ये सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली आंतरिक परत है इस लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया की। ठीक है, अब इस टेपिटम परत के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, उसको बाद में पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब ये सेल बनती है, जब इनका निर्माण होता है, उस वक्त इन कोशिकाओं में आपको क्या मिलता है, एक सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल यानी एक ही केंद्रक मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ये कोशिकाएं मैच्योर हो जाती है, परिपक्व होने लगती है, इन कोशिकाओं के अंदर ही अंदर समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की वजह से ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है, देखो न्यूक्लियर एक तो होता है पूरी की पूरी कोशिका का विभाजन होना। ठीक है, अब देखो एक तो ये कोशिका है आपके पास, इसने माइटोसिस तो किया है, समसूत्री विभाजन तो किया है, लेकिन कोशिकाएं दो नहीं बनी है। इस कोशिका में एक केंद्रक है, इसने कोशिका विभाजन तो किया लेकिन खुद विभाजित यानी खुद डिवाइड नहीं हुई है। इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने हैं, लेकिन ये कोशिका विभाजित नहीं हुई। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, लेकिन ये सेल डिवाइड नहीं हुई अभी तक, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियर माइटोसिस बोला जाता है। केंद्रक विभाजन बोलते हैं, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी यहां चलती है कि ये कोशिकाएं तो डिवाइड नहीं होती, विभाजित नहीं होती टेपिटम की, लेकिन मैच्योरिटी के साथ साथ, परिपक्वता के साथ साथ क्या हो जाती है कि ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को जो केंद्रक है वो विभाजित होते रहते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं और सेल कैसी बन जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाती है, बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, अब क्यों बन जाती है बेटे, वो इसलिए क्योंकि ये जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं, इनको बहुत जरूरी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, बहुत सारे जरूरी कार्य संपन्न करने होते हैं, इसीलिए इनको बहुकेंद्रकीय होना पड़ता है। जितना ज्यादा केंद्रक होते हैं कोशिकाओं में, उतना ही ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होगा, उतने ही ज्यादा गुणसूत्र क्रोमोसोम होंगे और उतनी ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, एंजाइम, पोषक पदार्थों का निर्माण होता है। चूंकि यहाँ पर अंदर की तरफ पोलन ग्रेन बनते हैं, पराग कण बनते हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है कि यहां पर उन पराग कणों को विकसित होने के लिए या पोलन ग्रेन को डेवलप होने के लिए बहुत सारा फूड चाहिए, भोजन चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वो सबसे ज्यादा फूड कौन प्रोवाइड करवाता है, ये टेपिटम करवाती है। अभी टेपिटम के फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अपने लिए पढ़ा इसकी लेयर के बारे में भी, सिंगल लेयर आपको मिलती है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ओके, देखो अब बात कर रहे हैं इस टेपिटम के फंक्शन पढ़ते हैं।
देखो बेसिकली इसके फंक्शन एक साथ कहीं पे लिखे हुए नहीं मिलते, एक दो फंक्शन या एक दो कार्य आपको लिखे हुए मिलेंगे। देखो पहला तो होता है इस टेपिटम का फंक्शन या कार्य आपके आता है पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। यहां अंदर की तरफ क्या होता है, परागकण यानी पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, परागकणों या पोलन ग्रेन जब डेवलप होते हैं या उनका विकास होता है उस वक्त उनको थोड़ा पोषण यानी खाना पीना प्रोवाइड करवाना कौन करता है ये काम, ये टेपिटम करती है। यानी यहाँ पर जैसे जैसे पोलन ग्रेन विकसित होते जाते हैं, डेवलप होते जाएंगे परागकण, वैसे वैसे ये टेपिटम के अंदर जो फूड होता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं वो काम में ले लिए जाते हैं। जिस दिन ये टेपिटम खत्म हो जाएगी, टेपिटम में तो पहले यूज में नहीं आती, ये जो मिडल लेयर है मध्य परतें, मैंने इसका कार्य नहीं बताया था, अभी बताता हूँ। मध्य परतों का जो जितना भी इनके अंदर फूड होता है, जो भी भोजन होता है, वो क्या करती है, धीरे धीरे टेपिटम भी क्या करती रहती है, अवशोषित करती रहती है, उसको एब्जॉर्ब करती रहती है। तो धीरे धीरे ये सेल्स क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। यानी कहने का मतलब है मध्य परतें या मिडल लेयर भी क्या करती है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं उनको पोषण देने का काम करती है, न्यूट्रिशन के लिए काम में आती है। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जब फूड कंप्लीट हो जाता है, इसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा, पोषण पूरा हो जाए, पोलन ग्रेन यानी परागकण पूरे के पूरे डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, उस वक्त क्या हो जाएगा, ये टेपिटम डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसका काम पूरा होता है। दूसरा जो कार्य आता है वो आता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन फॉर्मेशन। अब स्पोरोपोलेनिन क्या होता है बात करते हैं। देखिए जब आप पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं कि एक परागकण कैसा होता है, पढ़ेंगे बेटे आपके कोर्स में आएगा। परागकण ऐसी कुछ संरचना होती है जिसके बाहर की तरफ आपको दो लेयर मिलेगी। प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सुरक्षात्मक परतें होती है हर एक परागकण के चारों ओर, पोलन ग्रेन के चारों ओर। बाहर वाली होती है एक्साइन, अंदर वाली होती है एंटाइन। हिंदी में बोलते हैं बाहर वाली इस परत को बोला जाता है बाह्य चोल और अंदर वाली को अंतःचोल। और ये जो बाह्य चोल होता है, सुरक्षात्मक परत होती है, उसको क्या बोला जाता है, ये किस कंपाउंड की बनी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है, इसी कंपाउंड की बनी होती है। और उसको बनाने का काम कौन करता है, कौन बनाता है उसको, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण कौन करता है, ये टेपिटम की कोशिकाएं करती है, टेपिटम सेल्स करती है। यानी कहने का मतलब है, दोबारा रिपीट कर दूं, पोलन ग्रेन यानी परागकणों के चारों ओर उपस्थित स्पोरोपोलेनिन कंपाउंड या स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ है उसका निर्माण कौन करता है, टेपिटम करती है। अब स्पोरोपोलेनिन का काम क्या होता है, सुरक्षा देना, टेम्परेचर, वाटर, यूवी लाइट, ये सब पढ़ेंगे अभी, अभी नहीं आएगा स्पोरोपोलेनिन का फंक्शन, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अपने। दूसरा तीसरा जो फंक्शन आता है वो आता है टेपिटम का पोलन किट फॉर्मेशन। क्या नाम आता है, पोलन किट फॉर्मेशन, या इसको बोलते हैं पराग किट निर्माण। अब पराग किट क्या होती है बेटे, अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी अपने जब पोलन ग्रेन की डिस्कस करेंगे, अपने स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, मैं उस वक्त बताऊंगा पोलन किट क्या होते हैं। इसके भी आगे 3-4 फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो वहां पे डिस्कस करेंगे। और जो चौथा फोर्थ फंक्शन आता है वो आता है कैलेज निर्माण, या बोलते हैं CALLLASC। कैलेज बेसिकली बेटे एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का निर्माण कौन करता है, ये टेपिटम की कोशिकाएं करती है। और कैलेज एंजाइम का जो कैलेज है एंजाइम, इसका कार्य भी मैं आपको बताऊंगा। देखो 2-3 चीजों के मैं अभी क्यों नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि आप अपने नोट्स में, आप अपने बुक्स वगैरह में जब भी आप स्टडी करते हैं टेपिटम के बारे में, तो वहां पर ये 1-2 फंक्शन ही लिखे आते हैं, कार्य लिखे आते हैं, बाकी नहीं लिखे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक्स आगे निकलते हैं आपके, वहां पर आगे जाने के बाद में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि वहां पे कुछ जगह बताया जाता है कि फलानी फलानी चीज जो है टेपिटम
उसका निर्माण करते हैं और ये यहाँ पर ये कार्य करती है। बट मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, फंक्शन इनके आते रहेंगे। पोषण, स्पोरोपोलिन, पॉलन किट और कैलेज, ये 4 चीजें हैं, 4 मेन फंक्शन आते हैं इस टेपिटम के। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो शॉर्ट में है, आपको नोट्स में मिल जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट बात करता हूं, देखिए अभी तक माइक्रोस्पोरेंजिया आप पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है? अधिचर्म, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम, मिडल लेयर्स, मध्य परतें और टेपिटम, पोषूतक जिसे आप बोलते हैं। ये 4 परतें हैं, 4 लेयर हैं। यही क्या करती है? एंथर वॉल की फॉर्मेशन करती है, पराग भित्ति का निर्माण करती है। या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो चारों लेयर है वो क्या होती है? पोलन, एंथर वॉल या पराग भित्ति बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसे? पराग भित्ति बोलेंगे, एंथर वॉल। क्लियर? अब देखिए बेटे, आपने वापस आते हैं टॉपिक के अंदर। मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी जो होती है, इसके 2 भाग होते हैं। फर्स्ट इज एंथर वॉल, पराग भित्ति, सेकंड इज स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणुजन उत्तक। तो अपने दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए टेपिटम के अंदर की तरफ आपको क्या मिलता है? होमोजीनस सेल्स का ग्रुप मिलता है। होमोजीनस का मतलब होता है सेम या समांगी कोशिकाएं होती है। समांगी का मतलब समान प्रकार की, एक जैसी कोशिकाओं का एक ग्रुप मिलता है। इस तरीके से आपको इस टेपिटम के अंदर की तरफ सेल्स का ग्रुप मिलेगा। एक जैसी कोशिकाएं होती है सारी की सारी, ठीक है। इन सभी कोशिकाओं से बने हुए इस टिश्यू को बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुजन उत्तक। देखो हिंदी मीडियम के लिए बताता हूं, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है बीजाणुजन उत्तक, यानी ऐसा उत्तक जो बीजाणुओं का जन यानी निर्माण करेगा। या इंग्लिश मीडियम में स्पोरोजीनस का मतलब स्पोर बनाने वाला टिश्यू होता है। यही वो टिश्यू है जो माइक्रोस्पोर बनाता है या लघु बीजाणु बनाता है। यही वो टिश्यू है, यही वो उत्तक है जो पोलन ग्रेन बनाता है, पराग कणों का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है पूरी की पूरी जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, इसका जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे क्या हो जाता है कि इसकी कोशिकाएं खुद को चेंज करती रहती है, डिफरेंशिएट होती रहती है, विभेदित होती रहती है। और विभेदित होने के बाद में देखो ये बीजाणुजन उत्तक क्या होता है? 2n होता है। 2n का मतलब द्विगुणित होता है। इसकी सारी कोशिकाएं एक जैसी है, द्विगुणित होती है। ये कोशिकाएं क्या करती है? अपना साइज इंक्रीज करेगी, सारी की सारी कोशिकाएं अलग अलग हुई और अपना थोड़ा साइज इंक्रीज करेगी और इसके बाद में इन कोशिकाओं को अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसी बीजाणुजन उत्तक की जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को बाद में बोलेंगे अपने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बोलेंगे बेटे। शॉर्ट में इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, एमएमसी भी कहा जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अब देखो आपने 11th में पढ़ा है, जब भी किसी कोशिका के लिए नाम आ जाए ना मदर सेल या मात्र कोशिका, इट मींस क्या है? वो इन फ्यूचर डिवाइड होने वाली है या विभाजन करने वाली है। अब यहाँ पर भी मदर सेल या मात्र कोशिका आया है, इट मींस क्या है? ये कोशिका क्या करेगी? विभाजन करती है। और यही वो कोशिकाएं हैं जो इन फ्यूचर क्या बनाती है? पोलन ग्रेन बनाती है, परागकण बनाती है। इसीलिए इन्हीं कोशिकाओं को एक और नाम भी दिया जाता है या
पराग मात्र कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं पोलन मदर सेल, इन शॉर्ट PMC। और बेटे आपको बता दूं MMC की फुल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल भी हो सकती है, या मैं ये कहूं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं और गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं दोनों भी हो सकती है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए MMC यहां पर कभी भी नहीं लिखा जाता, हमेशा लिखा जाता है PMC, पराग मात्र कोशिकाएं या पोलन मदर सेल कहते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, नेक्स्ट अपने टॉपिक पढ़ेंगे इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसे कि मैंने यहां बना दिया, ये सेल क्या करती है, मियोसिस करती है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन करती है और क्या बना देती है, माइक्रोस्पोर बना देती है। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड हुई, क्या बनाए, माइक्रोस्पोर बनाए, या मैं ये बोलूंगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजन करके क्या बना रही है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो ये तो आपने पढ़ा है, पहले भी बता चुका हूं कि इस लघु बीजाणु धानी में माइक्रोस्पोरेंजिया में सबसे पहले क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, ऐसे क्या है, ये लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी माइक्रोस्पोर कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है इन्हीं को। ये किससे बनते हैं, इनका निर्माण किससे होता है, इनकी फॉर्मेशन किससे होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या माइक्रोस्पोर मदर सेल, PMC पोलन मदर सेल, इन्हीं से ही इन लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, लघु बीजाणुओं से ही यही क्या करते हैं, लघु बीजाणु ही विकसित होकर क्या बना देते हैं, डेवलप होकर, माइक्रोस्पोर ही डेवलप होकर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। यानी मैं क्या कहूंगा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है या बीजाणु जनोतक, इसकी हर एक कोशिका क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, मियोसिस करके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बना देती है। अब इन्हीं की कोशिकाओं से क्या होता है, भविष्य में इन फ्यूचर बाद में क्या होता है, इस लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर से ही पोलन ग्रेन या परागकण विकसित होते हैं, यहीं पर इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में। इसीलिए इन कोशिकाओं को, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, पराग मात्र कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये इन फ्यूचर क्या बना रही है, परागकण बनाती है, यानी पोलन ग्रेन बनाती है, इसीलिए इनको पोलन मदर सेल भी कहते हैं। ये बेटे होता है यहाँ का सेकंड पार्ट इस माइक्रोस्पोरेंजिया का, स्पोरोजिनस टिश्यू, द सेकंड पार्ट, और ये है इसका फर्स्ट पार्ट माइक्रोस्पोरेंजिया का। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हैज बीन कंप्लीटेड, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया सूक्ष्म, ये जो लघु बीजाणु धानी है पराग कोश में होती है, उसका डायग्राम आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसकी संरचना एंथर वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू, पराग भित्ति और बीजाणु जनोतक, दो भाग होते हैं। पराग भित्ति के अंदर 4 परतें, 4 लेयर्स, और इसके अंदर ये टिश्यू होता है। टिश्यू की सेल लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनाती है, और इन्हीं लघु बीजाणु से या माइक्रोस्पोर से क्या विकसित होते हैं, परागकण या पोलन ग्रेन विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। जस्ट इसके बाद का जो अपना टॉपिक है वो अपने पढ़ेंगे बेटे यहाँ पर, कि ये जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे बनते हैं, यानी इस स्पोरोजिनस टिश्यू की ये जो सेल है या PMC या MMC, ये जो सेल्स हैं, इन्हीं से ये माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे इन लघु बीजाणुओं से, माइक्रोस्पोर से
पोलन ग्रेन कैसे बनेगा या परागकण कैसे बनेगा, ये दो चीजें अपने आगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो बेटे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है विद डायग्राम, बोर्ड में ये पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर विद डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए, तो 4 हेडिंग डाल के ये चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा, नेक्स्ट जो आपकी अगली क्लास है उसके अंदर आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने और ज्यादा कोई दिक्कत हो, कोई कमेंट अगर करना चाहते हैं, कुछ चीज को आप समझना चाहते हैं, दोबारा से अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट दे सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को बेटे, ठीक है, ताकि आपको अगली नेक्स्ट जो वीडियो है इसकी कंटिन्यू आपको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके।